जैसे विधानसभा चुनाव में लगातार ये कैंपेन चलते रहते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। हमारी भी सभी मतदाताओं से यही अपील रहती है कि वो भारी संख्या में आएँ ताकि अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। निकाय चुनाव में क्या नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं जो पिछले चुनाव से अलग हों? चुनाव निष्पक्ष रूप से हों, लोग अपने निर्भीक रूप से अपने सही मतदाता का चयन कर सकें। राजनीतिक व्यक्ति है, अगर वो किसी पद पर है, मिनिस्टर है, चेयरमैन है, तो वो सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने सेंसिटिव बूथों की पहचान कर ली है। 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। ईवीएम कितनी सुरक्षित हैं? ईवीएम्स के बारे में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इक्की दुक्की शिकायत ये है कि जी कोई 3 वर्ष से अधिक कोई कर्मचारी वहाँ पर बैठा है या तो वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम धार्मिक चिन्ह वगैरह तो नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा, अमर उजाला से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। मैं अमर उजाला की जो डिजिटल टीम और जो दूसरी टीम है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। अमर उजाला के सभी पाठकों और दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं चुनाव से संबंधित सभी जानकारी उनसे साझा करूँगा। जैसे विधानसभा चुनाव में लगातार ये कैंपेन चलते रहते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, तो आपकी तरफ से इन शहरों में जहाँ जहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने हैं या नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, हम भी मतदाताओं से समय समय पर अपील करते रहते हैं और बाकी आपको पता है चूँकि इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं और बिल्कुल लोगों के एकदम उनके अपने क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। एक एक वार्ड जो है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जी। तो यहाँ तो लोग अपने कैंडिडेट को भी अच्छी तरह से जानते हैं और वो कैंडिडेट्स खुद ही अपने अपने जो है मतदाताओं को कोशिश उनकी रहती है कि सबको उत्साहित करें कि वो आएँ और अपने जो चुनिंदा कैंडिडेट है उसके पक्ष में मत का प्रयोग करें। और हमारी भी सभी मतदाताओं से यही अपील रहती है कि वो भारी संख्या में आएँ ताकि अपने मतदान का प्रयोग कर सकें और सही मायने में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो डेवलप हो सके। तो सर, इस बार निकाय चुनाव में क्या नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं जो पिछले चुनाव से अलग हों? देखिए, वैसे तो जो भी चुनाव होते हैं वो जो संबंधित एक्ट या जो उसके अंदर अधीन रूल बने हुए थे, नियम बने हुए थे, उसी के हिसाब से होते हैं। ये चुनाव भी म्यूनसिपल एक्ट 1973 और उसके अंडर जो रूल्स फ्रेम हुए हैं उसी के हिसाब से हो रहे हैं। इसी तरह से म्यूनसिपल एक्ट 1994 और जो उसके रूल्स हैं उसके हिसाब से ही चुनाव होते हैं, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। बाकी हमने ये कोशिश की है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हों, लोग अपने निर्भीक रूप से अपने सही मतदाता का चयन कर सकें। हमने सभी जगहों पर हमने जो सामान्य जिनको इलेक्शन ऑब्जर्वर जनरल हम कहते हैं, जो वरिष्ठ IAS और HCS अधिकारी लगाए हैं, हर एक कमेटी तक के लिए हमने अधिकारी लगाए हैं ऑब्जर्वर के तौर पर। इसी प्रकार हमने पुलिस की मदद के लिए, पुलिस प्रशासन की मदद के लिए भी और लोकल पुलिस पर वॉच रखने के लिए भी पुलिस ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं, जो सीनियर एडिशनल DG IG रैंक तक के अधिकारी हैं और कुछ HPS अधिकारी भी हैं। तो हर एक कमेटी कवर इसमें की गई है। नगर निगम तो कवर किए ही गए हैं, बट नगर परिषद और नगर कमेटियां भी, नगर पालिकाएं भी इसमें हमने कवर की हैं। इसी प्रकार जो खर्चे पर नियंत्रण रखने के लिए, क्लोज वॉच रखने के लिए हमने DTC स्तर के अधिकारी लगाए हैं सभी ज़िलों में, और जहां पर DTC उपलब्ध नहीं है या छोटे चुनाव है वहां पर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट्स अफसर जो हैं वो लगाए हैं, जो उनका खर्चे का रजिस्टर चेक करेंगे। एक हिसार में जो है वो 9 नॉमिनेशंस आए हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंट के लिए जो डिफरेंट म्यूनसिपल काउंसिल्स या कमेटियां हैं 257 नॉमिनेशंस आए हैं, और मेंबर्स के लिए 2883 यानी टोटल 3203 नॉमिनेशंस लोगों ने भरे हैं इन 7 नगर निगमों में, 4 नगर परिषदों में और 21 नगर पालिकाओं में। और इसके अलावा जो 2 मेयर के उपचुनाव हैं अम्बाला और सोनीपत में। जो उपचुनाव सोना, असंध और इस्माइलाबाद जो
म्यूनसिपल कौंसिल और कमेटियां हैं उनके भी उपचुनाव हैं। वहाँ प्रेसिडेंट के लिए सोना म्यूनसिपल कौंसिल में 5 नॉमिनेशंस आए हैं, असंध के लिए 4 आए हैं और इस्माइलाबाद म्यूनसिपल कमेटी के लिए 5 नॉमिनेशंस आए हैं। इसी तरह से कुछ वार्ड मेंबर्स की भी जो सीटें खाली हो गई थी, लाडवा 11 नंबर के लिए 3 नॉमिनेशंस आए हैं, सफ़ीदों के लिए 14 नामांकन आए हैं, 14 नंबर वार्ड के लिए 3 नामांकन आए हैं और तरावड़ी जिला करनाल 5 नंबर वार्ड के लिए 4 नामांकन आए हैं। तो लोगों में बड़ा अच्छा जोश है और आज स्क्रूटनी का दिन है, तो हमने ईवीएम्स की व्यवस्था पूर्णतः कर ली है। कल जैसे ही कैंडिडेट्स का नाम फाइनलाइज होंगे तो जो बैलेट पेपर ईवीएम्स पे चस्पा करना होता है उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है उसको चले जाएंगे नाम, ताकि समय से हमें बैलेट पेपर जो है उपलब्ध रहें। जो टेंडर्ड वोट के लिए वो भी बैलेट पेपर प्रिंट होके आएंगे। जो एम्प्लॉयज़ ड्यूटी पे हैं, इलेक्शन ड्यूटी पे, उनको डिप्टी कमिश्नर्स अपने स्तर पर वो प्रिंट करवा के उनको ड्यूटी वो बैलेट पेपर उनको देंगे, जो अगर वो किसी ऐसी संस्था से संबंध रखते हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोई भी जो राजनीतिक व्यक्ति है, अगर वो किसी पद पर है, मिनिस्टर है, चेयरमैन है, तो वो सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को सुरक्षा कारणों की वजह से सिर्फ अपना जो सरकारी एंटूराज है उसकी इजाज़त रहती है। अदरवाइज़ बाकी अन्य मंत्री या कोई चेयरमैन, एमएलए, एमपीज़ वगैरह सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस समय में कोई नई ग्रांट वगैरह कोई नई सरकार की ओर से जारी की जा रही है और ना कोई नए इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन वगैरह लिए जा रहे हैं। और अगर कहीं किसी विभाग को कोई अत्यावश्यक जो जनहित में कोई अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह का कार्य है तो पहले इलेक्शन कमीशन से रिटर्न में परमिशन लेते हैं। तो हम बड़ी कड़ाई से आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। वोटर्स को जहाँ तक अधिक से अधिक घरों के लिए निकालने के लिए, तो ये चुनाव 2 मार्च को हो रहे हैं, जो संडे का दिन है। मौसम भी अच्छा हो गया है। हमारी सभी मतदाताओं से आपके अखबार के माध्यम से भी अपील है कि वो अपने घरों से समय से निकलें और अपने उचित कैंडिडेट का जो है चुनाव करें। इसके लिए हम वो कुछ ऐड भी देंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी छुट्टी रहती है, तो कोई भी जो शॉप्स वगैरह में, एस्टेब्लिशमेंट्स में, फैक्ट्रीज़ में भी जो वर्कर्स होते हैं उनको भी इस दिन की छुट्टी रहती है ताकि वो अपना मतदान का प्रयोग कर सकें। अभी क्या राज्य चुनाव आयोग ने सेंसिटिव बूथों की पहचान कर ली है? कितने हैं बूथ यहाँ पर? सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स की लिस्ट अभी हमें डीएम्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपी से आनी है, तो वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगी और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी और उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी होंगी जो इलेक्शन के दिन में भी, उस दिन उनको कहा जाएगा कि सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स का जरूर दौरा करें। जी। और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी ये लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे भी उन स्थानों का पहले से दौरा कर लें और लोगों को आश्वस्त करें कि वो अपना निर्भय, बिना किसी भय या बिना किसी द्वेष के अपना मतदान करें। आपको सर याद भी होगा कि कुछ राजनीतिक दल बार बार ये मांग कर रहे थे कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो आप क्या इसको देखते हैं और ईवीएम कितनी सुरक्षित हैं और कितने इससे आप मानते हैं कि इससे निष्पक्ष चुनाव होंगे? देखिए, 4 फरवरी से जब से हमने चुनाव की घोषणा किया उसके बाद से केवल हमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका एक वो प्रतिनिधि मंडल मुझे 7 सदस्य मिला था और उसमें उन्होंने जो हमें रिप्रेजेंटेशन दी थी उसका जवाब भी भेज दिया और मीटिंग में भी हमारी पूरी तरह से हमने जानकारी दी थी कि ये M2 टाइप मशीनें हैं। ये एक किस्म से साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं जिसमें मेमोरी रिटेंशन होती है। इसमें कोई ऐसा चिप नहीं होता जो किसी बाहर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, तो इनके साथ बाहर से छेड़छाड़ किया जाना बिल्कुल संभव नहीं है। हमने जून 2022 में 28 म्यूनसिपल कमेटियों के और 18 म्यूनसिपल काउंसिल्स के चुनाव कराए थे, जिसमें कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट पार्टी स्तर पर खड़े किए थे। उस समय कोई किसी तरह की ना तो पुनर्मतदान की कोई आवश्यकता हुई, ना ही किसी से कोई शिकायत थी। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2022 में हमने पंचायतों के चुनाव भी करवाए थे,
जो कि बहुत पूरे राज्य भर में बड़े स्तर पर होते हैं। वहाँ पर भी हमने सरपंच का चुनाव, पंचायत समिति के सदस्यों का और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव इन ईवीएम्स के माध्यम से करवाया था, जिसमें कोई शिकायत ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना किसी और राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से ऐसा कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं मिला था। और वो चुनाव भी निर्विरोध निर्विघ्न संपन्न हुए थे। तो ईवीएम्स के बारे में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी मैंने मीटिंग की है, इंजीनियर्स के साथ मैंने खुद ईवीएम्स की डेमोन्स्ट्रेशन ली है। इसमें कोई आउटसाइड इंटरनेट या किसी चीज़ से कोई कनेक्टिविटी ना होने के कारण इसके साथ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। बाकी फिर भी मेरी सभी उम्मीदवारों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से ये अपील है कि जो उनके इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो अपने जो इलेक्शन एजेंट्स रखेंगे, पोलिंग एजेंट्स रखेंगे, वो अपने सामने मॉक पोल ठीक से देखें। मॉक पोल क्लियर होने के बाद ईवीएम को दोबारा से सेट होता है अपने सामने देखें। और शाम को जब पोलिंग हो जाती है तो वो उस समय भी मशीन उनकी उपस्थिति में बंद की जाएगी। वो वोट जितनी वोट पड़ी हैं वो भी नोट कर लें, ताकि काउंटिंग के समय वो मैच कर सकते हैं कि कोई उसमें मिसमैच किसी तरह का नहीं है। सर, अब चुनाव चिन्ह बांटे जाने हैं, तो क्या बता सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर होता है। किसी को केला पसंद है, किसी को ग्लास पसंद है, किसी को कप पसंद है, किसी को छाता पसंद है। वो लोग अपने जो मतदाता गण है उनके उसको ध्यान में रखते हुए, और कोई लोग धार्मिक उसकी वजह से भी, लेकिन हम धार्मिक चिन्ह वगैरह तो नहीं देते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की हैं, उनके चुनाव चिन्ह सुरक्षित हैं। जैसे कि बीजेपी का कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा है, और आम आदमी पार्टी का जो है झाड़ू है, या बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। इस तरह से जो राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उनके भी चुनाव चिन्ह, जैसे कि लोकदल का चश्मा है, या जननायक जनता पार्टी का की कुंजी है, और इस तरह से और भी जो जिनके भी हैं वो चुनाव चिन्ह उनके कैंडिडेट्स को जो ऑथराइज्ड हैं उनको दिए जाएंगे। बाकी कुछ ऐसी पार्टी हैं जो रजिस्टर्ड है बट रिकॉग्नाइज नहीं है, और उनसे जिनसे हमें मांग आई है, जैसे किसी पार्टी की हेलीकॉप्टर के लिए मांग आई है, वो उनके लिए हमने सुरक्षित रखा है। और बाकी जिनके कोई ऑथराइज कैंडिडेट नहीं होंगे उनके लिए फिर फ्री सिंबल्स जो हैं उसकी लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है, उसमें से उनको अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम के अनुसार दिया जाता है। सर, आखिरी मेरा ये सवाल है कि विधानसभा चुनाव में देखा जाता है कि बहुत सारी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें आती हैं, और चुनाव आयोग ने एक अपना ऐप भी जारी किया था कि आप इसमें डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। तो क्या ऐसी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है कि आचार संहिता उल्लंघन की अगर कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहता है तो क्या वो आरओ को शिकायत दे, या फिर डायरेक्ट किसी ऐप में या ऑनलाइन कोई शिकायत दर्ज करा सकता है? सबसे सही तरीका तो है, अब ऑब्जर्वर्स सभी ज़िलों में मौजूद हैं, पुलिस के ऑब्जर्वर भी और दूसरे जो सामान्य ऑब्जर्वर भी। तो जो उनकी जो शिकायत है वो सामान्य ऑब्जर्वर हैं उनको दें, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक है तो वो पुलिस जो ऑब्जर्वर हैं उनको भी दे सकते हैं, सामान्य ऑब्जर्वर को भी दे सकते हैं। बाकी सीधे जो है यहाँ सरकार अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन में मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्स भी कर सकते हैं, और जैसे ही कोई अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो हम उन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अभी तक मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा हो, या कोई गलत एडवर्टीजमेंट आई हो, या इस तरह की। अभी आचार संहिता उल्लंघन की कोई भी शिकायत नहीं आई है? नहीं, अभी मेरे पास कोई इस तरह की कोई शिकायतें नहीं आई हैं। इक्की दुक्की शिकायत ये है कि जी कोई 3 वर्ष से अधिक कोई कर्मचारी वहाँ पर बैठा है, या तो वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह की वो हिदायतें नहीं है कि 3 वर्ष से अधिक कोई अपनी जगह पर नहीं रह सकता, लेकिन जहाँ शिकायत आती है वहाँ हम उपायुक्त को हिदायत करते हैं कि उनके आचरण पर नज़र रखी जाए। तो ऐसे कितनी शिकायतें आई होंगी सर? नहीं, ऐसे इक्का दुक्का शिकायतें हैं, और हम उन पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखे हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर उजाला को समय देने के लिए। धन्यवाद आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।